गुड इवनिंग माय फ्रेंड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो चीन एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों को हमेशा खाने की सोचता है और वह खाने के लिए नए नए नियम अपनाता है। उन्हीं नियमों में उसकी दृष्टि जो है भारत की ओर से भारत पर बहुत पहले से लगी रहती है। भारत के वो धीरे धीरे हिस्सों को हड़प करके खा जाना चाहता है और खाने से पहले वह वैसे उसी प्रकार का जानवर है जैसे अजगर। और चाइना को लोग कहते हैं ड्रैगन गलत नहीं कहते हैं। चाइना जो है अपने शिकार को पहले आगोश में लेता है, कमज़ोर करता है, उसको अपने बाहों में जकड़ता है। चाइना वैसे ही कर रहा है। चाइना अपने आस पड़ोस के देशों को उसी प्रकार शिकार बना रहा है जैसे अजगर, और वह अपने आस पड़ोस के कमज़ोर देशों को, जाहिर सी बात है उसके आस पड़ोस कमज़ोर ही देश हैं। इस समय तो दूसरे नंबर का मजबूत पावरफुल देश चाइना अपने को बना लिया है और वो अपने पड़ोसियों को धीरे धीरे निगलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। भारत पर उसकी दृष्टि बहुत बुरी है और बहुत पुरानी है। भारत पर वह हड़पने के लिए पहले तो उसने पावर का इस्तेमाल करके 1962 में भारत की बहुत बड़ी ज़मीन हड़प लिया और आज भी भारत घायल है। घायल क्या है समझिए कि फिर भी वो चाइना का, ये कहा जाए कि चाइना की मोह उसके प्रति नहीं जा रहा। भारतीय नेता जो हैं चाइना के प्रति क्या आकर्षण है ये वही जाने। भारत की बहुत बड़ी ज़मीन हड़पवाने के बावजूद भी अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना गए और रशिया और चाइना के साथ मिल करके गले से गले मिले, लेकिन इसका दुष्परिणाम भारत को बाद में भुगतना पड़ेगा। भारत जो है छोटे सी उपलब्धियों के लिए, छोटी सी वाहवाही के लिए नरेंद्र मोदी जो है चाइना की गोद में चले गए बैठ के झूला झूलने के लिए, लेकिन ये झूला देश के लिए महंगा पड़ने वाला है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत की ज़मीन को चाइना कैसे हड़प रहा है, कैसे हथकंडे अपना रहा है। भारत की जो बहुत ही ऐसी नदी, जिस नदी पर भारत का पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र निर्भर है, ब्रह्मपुत्र नदी, और चाइना में उसे बोलते हैं यारलुंग तासगंगपो। यह नदी जो है जितना चाइना में है उतना ही भारत में है, लेकिन इसका उद्गम चाइना से हुआ है और चाइना इस पर बड़े बड़े बांध बना करके भारत में जल संकट पैदा कर देगा और बाढ़, कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक असर और पर्यावरणीय तथा भू राजनीतिक जोखिमों का सामना भारत को करना पड़ सकता है। ये फ्यूचर की बात नहीं है, यह सामने ही आने वाला है। अचानक वह पानी छोड़ करके भारत में बाढ़ ला सकता है और भारत की उर्वरा मिट्टी शक्ति को प्रभावित कर सकता है। भारत जो है इसकी चिंता विश्व स्तर पर कर चुका है। चाइना से केवल वो अपनी चिंता को जाहिर कर सकता है। चीन के बांध परियोजना से भारत को कई नुकसान होंगे, जैसे जल संकट और सूखे की आशंका पड़ जाएगी भारत में, बाढ़ का खतरा रहेगा, कृषि और पर्यावरण पर असर पड़ेगा। भू राजनीतिक हथियार के रूप में चीन अपनी बांधों को इस्तेमाल करेगा। पारदर्शिता और डेटा साझा करने की कमी है भारत और चाइना के बीच। और भारत की प्रतिक्रिया क्या है, भारत ने इस पर प्रतिक्रिया क्या दिया है, ये भी सुनिए आप। भारत सरकार ने चीन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है और स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है, ये कह रहा है भारत इस खतरे से निपटने के लिए अपनी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को तेज करने और अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रहा है। ये विचार भारत के लिए बहुत धीरे और एकदम स्लो है, स्लो पॉइजन की तरीके से है। चीन यारलुंग सांगपो नदी पर एक विशाल बांध बना रहा है। इसमें भारत में चिंता पैदा हो गई है क्योंकि चीन जो है इस बांध को और इस बांध के पानी को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। यारलुंग सांगपो नदी अब चीन से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसमें उसे यहाँ पर सियांग कहा जाता है। असम में यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी विवादित सीमा के पास यारलुंग सांगपो नदी पर एक विशाल बांध बनाकर चीन भारत की राजनीतिक और सामरिक सभी परिस्थितियों को चुनौती दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग भी दावा करता है। यह आज से नहीं, वो पहले से। बांध का निर्माण जुलाई 2025 में शुरू हुआ। इस बांध का निर्माण कार्य चीनी प्रधानमंत्री ली कीचियांग की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में शुरू हुआ। यारलुंग सांगपो नदी अब जब चीन से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे सियांग कहा जाता है। अरुणाचल में उसको सियांग कहा जाता है, असम में यह ब्रह्मपुत्र कहलाता है।
दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही जो चाइना का मेगा ड्रेम प्रोजेक्ट है, इस बांध के निर्माण की वजह से भारत में चिंता पैदा हो गई है। कारण यह है कि इससे न सिर्फ पर्यावरण को खतरा है, बल्कि चीन को भारत के पूर्वोत्तर इलाके और बांग्लादेश की ओर पानी के बहाव को नियंत्रित करने का एक जरिया, मतलब एक बहुत ही आसान समझिए हथियार मिल गया है। 170 अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाली इस जल विद्युत परियोजना का लक्ष्य सालाना 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा करना है। इससे चीन के अन्य हिस्सों में बिजली पहुंचेगी और तिब्बत में भी बिजली की मांग पूरी की जाएगी। ये परियोजना दुनिया के बड़े परियोजनाओं में से एक है और यह परियोजना अब तक की सबसे बड़े बांध पर थ्री गार्जेस डैम से 3 गुना बड़ी है। जो अब तक का सबसे बड़ा बांध प्रोजेक्ट है थ्री गार्जेस डैम, उससे 3 गुना बड़ी है। कुछ ही विशेषज्ञों और पूर्व राजनीतिकों का मानना है कि यह बांध भारत और चीन के बीच तनाव को फिर से बढ़ा सकता है। बढ़ा दिया है। भारत इसको हल्के में लेता है क्योंकि भारत के ऊपर जब विपदा आ जाती है तब भारत रोता है। 1962 में भी ऐसा ही हुआ था। ये लोग रसिया, इंडिया, चाइना खेल रहे थे भाई भाई। नेहरू क्या कर रहे थे कि चाइना, रसिया और इंडिया के भाई भाई नीति खेल रहे थे। वहीं रसिया ने पीठ में छुरा भोग दिया। रसिया ने चाइना का साथ दिया था और चाइना ने भारत की बहुत बड़ी 84,000 वर्ग मीलों ज़मीन हड़प लिया था। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है और दोनों देश एक दूसरे पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाते हैं। भारत का कहना है कि यह सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है, जबकि चीन इसे कम मानता है। वर्षों के तनाव के बाद दोनों देशों ने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू किए हैं। जनवरी 2025 में दोनों पक्ष लगभग 5 वर्षों के बाद उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। इसके 3 महीने बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने तीर्थ यात्राओं और सीमा के जरिए व्यापार को फिर से शुरू करके आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। और भारत जो है हमेशा चीन की ओर झुकता है। कारण क्या है? कारण कुछ और नहीं है, बस यही है कि पावर, और ये पावर यह देश दुनिया जाहिर है। बांध परियोजना एक बड़ी चिंता का कारण बन गया है। इससे पर्यावरण में जो बदलाव होंगे वे निचली हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, रहन सहन और जैव विविधता पर गहरा असर डाल सकते हैं। इसके चलते पर्यावरणीय और भू राजनीतिक समस्याएं पैदा होंगी ही होंगी। भारत और चीन के बीच पानी का डेटा साझा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। इसे एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म ELM कहा जाता है। भारत इतनी बड़ी बांध परियोजना के लिए ELM को पर्याप्त नहीं मानता है। इसकी वजह यह है कि ELM के तहत मुख्य रूप से मानसून के मौसम में ही जानकारी दी जाती है, जब बाढ़ का खतरा सबसे अधिक होता है। चीनी सीमा के साथ भारत के बांध बनाने का विरोध होना भी चाहिए। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर अरविंद एलेरी ने DW को बताया, भारत का तर्क कि लंबे समय में यह बांध न केवल असम और बांग्लादेश के निचले इलाकों में मिट्टी की उर्वरता को समाप्त कर देगी और पैदावार और कृषि को भी प्रभावित करेगी। एलेरी के अनुमान के मुताबिक सीमा पार की नदियां और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को एक तरफा रूप से बदलने का चीन का तरीका पर्यावरणीय और कूटनीतिक दृष्टि से विनाशकारी है। वो कहते हैं कि कानूनी नज़रिए से देखा जाए तो चीन अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते नदियों के प्रवाह को बनाए रखने की जिम्मेदारी को अनदेखा कर रहा है। यह एक तरह का अपराध है। इससे भारत की सीमा वार्ता में शामिल होने की रणनीतिक सोच पर पहले ही गहरा असर पड़ा है। चीन कोई भी अपराध करे, लेकिन क्या मजाल है कि दुनिया उसके ऊपर उंगली उठा सके। एक बार अमेरिका पर तो उठा भी सकता है, चीन पर नहीं, क्योंकि चीन की गुंडागर्दी जग जाहिर है। चीन ने मेकांग नदी पर भी ऐसा ही रुख अपनाया और कई बांध बनाते हुए नदी के ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1980 के दशक के मध्य से चीन ने मेकांग नदी पर 11 बड़े बांध बनाए और कई अन्य बांध बनाए जाने की और भी पावर रखता है, संभावना और आगे प्रोजेक्ट है। चीनी मामलों के विशेषज्ञ और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो अतुल कुमार ने बताया कि चीन ने अभी तक अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ नदी जल साझेदारी समझौता नहीं किया है,
क्योंकि चीन की ये अपनी मनमानी है, गुंडागर्दी है। जबकि एशिया की ज़्यादातर बड़ी नदियों का उद्गम स्थल उसी चाइना से होती हैं, क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ी ज़मीन है और वो हिमालय के ऊपरी हिस्से में रहता है। और यारलुंग सांगपो जो कि ब्रह्मपुत्र के मामले में भी चीन ने ऐसा ही रुख अपनाया है। उसने भारत और बांग्लादेश को इस बांध परियोजना के बारे में जानकारी नहीं दी, यहाँ तक कि जल विज्ञान से जुड़ा डेटा साझा करना उचित नहीं समझा। केवल एक तकनीकी प्रक्रिया है, वो भी द्विपक्षीय संबंधों पर निर्भर करता है। तनावपूर्ण समय में अक्सर यह डेटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, क्योंकि चीन अपनी मनमानी करेगा तो उसे कौन रोकेगा। उसको किसी का डर ही नहीं है। और मोदी जी चीन के गोद में जाके फिर बैठ गए। अभी थोड़ी सी अमेरिका की घुड़की से मोदी कूद करके जिनपिंग के गोद में जाके बैठ गए। इसका कितना नुकसान फ्यूचर में होगा यह देश देखेगा। और मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन की इस विशाल बांध परियोजना को एक वाटर बम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि एक वाटर बम है और यह वाटर बम भारत पे ही फोड़ेगा चीन। उन्होंने इसे अस्तित्व के लिए भी खतरा बताया, जो सैन्य खतरे से भी कहीं बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वह दूरदर्शी हैं। उन्होंने एकदम सही कहा है, वाटर बम इतना बड़ा बम है कि न्यूक्लियर बम से ज़्यादा खतरनाक है। खांडू ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, क्या कहा, समस्या यह है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये सभी जानते हैं, चीन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी सब उसके गोद में जाके बैठते हैं। कोई नहीं जानता कि वह क्या कर सकता है। जानते सभी हैं, लेकिन आंख बंद किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय जल संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इस वजह से वो वैश्विक मानकों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो न सिग्नेचर करेगा, किसी बंधन में आना ही नहीं चाहता है। छुट्टा सांड है वो। अतुल कुमार ने बांध टूटने के खतरे पर भी चिंता जताई, जो पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के निचले इलाकों के लिए हमेशा एक खतरा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अस्थिर और भूकंप संभावित हिमालय क्षेत्र में कोई भी प्राकृतिक आपदा, संघर्ष, यहाँ तक कि तोड़फोड़ भी निचले इलाकों में हर तरफ तबाही ला सकती है। पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा ने एक पारदर्शी तंत्र बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब बांध बन जाए तो चीन की उसकी क्षमता, पानी के बहाव और बनावट के बारे में सारी जानकारी देनी चाहिए। और इस प्रकार ये ज़रूरी है कि भारत अरुणाचल प्रदेश में जल्द से जल्द अपना बांध बनाकर सभी रक्षात्मक उपाय करे। बांध का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही जिन लोगों पर इसका असर हो रहा है उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह मामला हाथ से निकल सकता है, समस्या ज़्यादा बिगड़ सकती है, जैसा कि हमने देश की कई अन्य बड़ी परियोजनाओं के साथ देखा है। पूर्व राजनयिक अजय बिसारिया का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने बताया कि चीन ने जिस तरह से हाल के दिनों में आर्थिक निर्भरता और व्यापार का इस्तेमाल भू राजनीतिक हथियार के तौर पर किया है, उसे देखते हुए भारत को यह मान लेना चाहिए कि चीन पानी को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। भाई, हथियार के रूप में क्या इस्तेमाल करेगा, ये तो आम बात है कि पानी एक बहुत बड़ा हथियार हमेशा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने की चीन की इच्छा तो साफ दिखती है, लेकिन उसकी क्षमता और तकनीकी रूप से ऐसा करना कितना संभव है यह अभी देखना बाकी है। इस खतरे से बचने के लिए भारत को सबसे बुरे हालात के बारे में सोचना चाहिए और उसकी तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। अब भारत तैयारी क्या करेगा, पहले वह देश के घरेलू घर में जो झगड़े हो रहे हैं उसी से निपट ले। और लोगों के बीच जो भारत की कमजोरी क्या है, भारत की कमजोरी भारत के लोग हैं। भारत के अंदर के लोगों में फूट है, जातिगत लड़ाई, धार्मिक लड़ाई, एक दूसरे के यहाँ के नेता जो हैं अपना सारा धन विदेशी अकाउंट में जमा करते हैं। देश के प्रति उनकी केवल और केवल भाषणबाजी है। भाषणबाजी के सिवा भारतीय नेताओं ने कभी भी, भारत का ऐसा कौन सा नेता है जो कि स्वदेशी का इस्तेमाल करता हो? कोई नेता नहीं जो कि स्वदेशी का इस्तेमाल करता हो जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बने। जब भारत का प्रधानमंत्री स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो भारत की जनता तो कभी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग नकलची हैं और ये लोग पश्चिम का नकल करते हैं। आज भारत की स्थिति इतनी कमज़ोर है कि भारत न सिप बना पाता है न चिप बना पाता है। आज तक भारत न कोई फाइटर जेट बना पाता। क्या कारण है? भारत अपने को महान और विश्वगुरु कहता है, लेकिन उसके अंदर ये उपलब्धि आज तक हासिल करने की कभी ललक क्यों नहीं रही? क्या भारतीय राजनेता केवल और केवल अपने परिवारवाद में जुटे रहे
और अपनी कुर्सी बचाने में आज भी लगे हुए हैं। भारत के विकास, भारत आज भी दूसरों का मुंह देखता है हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए। इसका जवाब मेरे दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि भारत आज तक अपने पैरों पर खड़ा क्यों नहीं हो पाया। उसका मेन कारण क्या है? भारत दुनिया का सबसे प्राचीन और बौद्धिक संपदा से भरपूर देश है, लेकिन भारत आज तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया, जबकि पड़ोसी चाइना दुनिया का दूसरा पावरफुल देश बनने और वह अमेरिका को भी पीछे करने में अग्रसर है, समझिए। लेकिन भारतीयों में आज तक ऐसा क्यों नहीं जज्बा उत्पन्न हुआ? और सभी लोग कमेंट करके बताएं और मेरे साथ एक आवाज़ में यह ज़रूर कहें कि भारत जिंदाबाद है, लेकिन भारत को जिंदाबाद बनाए रखने के लिए भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए केवल डायलॉगबाजी नहीं, इस पर ठोस काम होना चाहिए। जातिगत और धार्मिक विरोधों को छोड़ करके भारत को विश्वगुरु कहना और बनने में बहुत अंतर है। विश्वगुरु का दम भारत बहुत दिनों से भर रहा है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर मुझे यह कहीं नहीं दिखता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स वाचिंग माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो।